हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम उद्योग क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाओं को पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में हम बहुत सारी योजनाओं को कवर करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार PDF बता देता हूँ, ये हम इन सभी योजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं। उद्योग क्षेत्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजनाएं। तो देखिए, सबसे पहले हम कौन सी योजना के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है समर्थ उद्योग योजना, समर्थ उद्योग 4.0 योजना। तो देखिए, ये योजना कब स्टार्ट हुई? 2018 में सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट की गई ये योजना? सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरुआत की गई इसकी। ये मतलब देखिए, कोई भी योजना होती है तो उसका क्वेश्चन कैसे बनता है? उसका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि वो योजना कब शुरू हुई, उस योजना की शुरुआत कब हुई। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि योजना की शुरुआत कब हुई, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि योजना की शुरुआत किसने की या किस मंत्रालय ने की। तो मंत्रालय का नाम भी याद रखना। और तीसरा प्रश्न ये बनता है कि योजना किस क्षेत्र के लिए चालू की गई, यानी योजना किस लिए, किस कारण के लिए चालू की गई, उसका उद्देश्य क्या है। ये योजना 2018 में सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय द्वारा चालू की गई और इस योजना का उद्देश्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग, 3D आदि क्षेत्रों में प्रगति को हासिल करना। ये जो क्षेत्र है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और 3D, इन क्षेत्रों में क्या करना? 2025 तक प्रगति हासिल करना। इन क्षेत्रों में इस योजना का उद्देश्य है। और इस योजना का उद्देश्य और क्या है कि विनिर्माण इकाइयों को तकनीकी सहायता देना। जो भी विनिर्माण इकाइयां है, विनिर्माण करती है, उनको क्या करना है? तकनीकी सहायता देना इस योजना का उद्देश्य है। ये थी हमारी समर्थ उद्योग 4.0 योजना। अब देखिए, दूसरी योजना क्या है? दूर संचार प्रौद्योगिकी विकास योजना। क्या है? दूर संचार प्रौद्योगिकी विकास योजना। तो देखिए, ये योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई? ये योजना खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय। जबकि हमारी पहली योजना सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई। अब देखिए, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का 5% प्रति वर्ष व्यय किया जाएगा। इस योजना के तहत 5% व्यय किया जाएगा। किसका व्यय किया जाएगा? सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का, यानी USOF का 5% प्रतिवर्ष इस योजना पर व्यय किया जाएगा। देखिए, USOF का 5% इस योजना पर प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा। और इस योजना में क्या किया जाएगा? इस योजना में देश के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में दूर संचार सुविधाओं का प्रसार किया जाएगा। देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र जैसे पहाड़ी इलाके, उन क्षेत्रों में क्या किया जाएगा? दूर संचार सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। और दूर संचार में क्या जाएगा? अनुसंधान किया जाएगा और मानकीकरण किया जाएगा। तो इस हेतु ये योजना चालू की गई, दूर संचार प्रौद्योगिकी विकास योजना। और इसकी नोडल मतलब इसका मंत्रालय कौन सा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। अब देखिए, तीसरी योजना कौन सी है? हमारी तीसरी योजना है युवाओं के लिए जिम्मेदार AI 2022 योजना। देखिए, ये योजना क्या? कक्षा 8 से 12 के स्कूली छात्रों को शामिल करती है। ये योजना किनको शामिल करती है? जो छात्र कक्षा 8 से 12 के स्कूली छात्र हैं, उनको शामिल करती है। और ये उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार करेगी। ये योजना कक्षा 8 से 12 के छात्रों को AI के लिए क्या करेगी? तैयार करेगी। और देखिए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस और प्रवास इंडिया द्वारा ये योजना शुरू की गई। किसके द्वारा? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रवास एवं इंटेल इंडिया द्वारा ये योजना शुरू की गई। अब देखिए, हमारी अगली योजना क्या है? अगली योजना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना। तो देखिए, ये योजना जो है, ये योजना क्या है? ये योजना केंद्र प्रायोजित योजना। ये योजना है केंद्र प्रायोजित, यानी केंद्र की योजना है। और इसकी शुरुआत कब हुई? जून 2020 में। अब देखिए, इस योजना की अवधि क्या रहेगी? तो इसकी अवधि रहेगी 2020-21 से 2024-25। देखिए, इस योजना की अवधि क्या रहेगी? 2020-21 से 24-25 तक रहेगी इसकी अवधि। अब देखिए, इसके लिए नोडल बैंक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए नोडल बैंक कौन सा है?
तो इसके लिए नोडल बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये इसके लिए नोडल बैंक है। अब देखिए इसमें क्या किया जाएगा कि 20,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो 20,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं, इसका योजना का नाम क्या है, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना। तो इसका मतलब क्या है कि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्या दिया जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब वित्तीय सहायता कैसे दी जाएगी, क्रेडिट लिंक सब्सिडी। देखिए 10 लाख अधिकतम सब्सिडी क्या रहेगी, 10 लाख, और 10 लाख के अधिकतम के साथ 35% सीमा तक। तो इसकी अधिकतम इसकी सीमा क्या है, या तो अधिकतम सीमा है 10 लाख और जो कुल लागत है उसका 35% तक, यानी 35% तक सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन अधिकतम कितनी होगी, 10 लाख। जैसे योजना पर माना कि 10 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो 10 लाख रुपए की योजना है, तो उस पर मतलब योजना का बजट है 10 लाख, तो उसमें से 35% यानी 3,50,000 का की सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन अगर योजना का बजट है 1 करोड़, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 35 लाख तक सब्सिडी मिल जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा क्या है, 10 लाख, 10 लाख तक की सीमा है। और इसमें केंद्र और राज्य का योगदान क्या है, केंद्र का योगदान 60% और राज्य का है 40%। ये भी इम्पोर्टेंट है कि केंद्र और राज्य का शेयर कितना है, 60:40%। और इसमें इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना, ये 2020 की योजना है और केंद्र प्रायोजित योजना। अब चलते हैं अगली योजना पर। अब देखिए अगली योजना क्या है, संशोधित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज योजना, CGTMSE। तो देखिए ये योजना कब शुरू की गई, ये योजना 2005 में शुरू की गई। इसकी शुरुआत कब हुई, 2005 में। अब देखिए ये क्या करती है, ये MSME, ये जो MSME है, MSME उनको क्या करती है, उनके लिए ये उनको जमानत मुक्त ऋण प्रदान करती है। ये उनको जमानत मुक्त ऋण प्रदान करती है और क्या करती है, स्वरोजगार को बढ़ावा देती है। तो ये इस योजना का उद्देश्य है कि MSME को जमानत मुक्त ऋण देना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। और योजना 2005 में शुरू हुई और इसका जो ट्रस्ट है, यानी इसको जो मुख्य संचालन इसका किसके द्वारा होता है, MSME मंत्रालय द्वारा, और सिडबी इसके लिए, ये दोनों मिलकर इस योजना का संचालन करते हैं। अब अगली योजना है संशोधित शून्य दोष शून्य प्रभाव। अब देखिए ये हमने योजना पढ़ी थी। अब संशोधित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज योजना, ये भी किसकी, MSME की योजना है, MSME की। और जो हम पढ़ेंगे संशोधित शून्य दोष शून्य प्रभाव, यानी रिवैम्प्ड जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम, ZED, ये योजना भी किसकी योजना है, ये भी MSME क्षेत्र की योजना है। देखिए ये योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने शून्य दोष शून्य प्रभाव यानी ZED प्रमाणन योजना को फिर से शुरू किया। यानी ये योजना किसने शुरू की, MSME मंत्रालय ने। ये योजना किसने शुरू की, MSME मंत्रालय, इसके द्वारा ये योजना शुरू की गई। अब देखिए इस योजना को जो 2 चरणों में शुरू की जाएगी। इसका जो पहला चरण होगा, पहले चरण में विनिर्माण MSME को शामिल किया जाएगा। और दूसरा जो चरण होगा उसमें सेवा क्षेत्र के MSME को शामिल किया जाएगा। देखिए पहला चरण विनिर्माण MSME पर केंद्रित होगा और दूसरा चरण किस पर केंद्रित होगा, सेवा MSME पर केंद्रित होगा। अब देखिए MSME को निम्नलिखित संरचना के आधार पर ZED प्रमाणन की लागत पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो देखिए
इसमें किसको कितनी सब्सिडी दी जाएगी ये देखते हैं। सब्सिडी का प्रावधान कैसे किया गया तो देखिए, जो माइक्रो एंटरप्राइजेज यानी माइक्रो कंपनियां है, उद्यम है, उनको कितनी सब्सिडी जाएगी, उनको 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। और जो छोटे व्यवसाय है उनको 60% तक सब्सिडी दी जाएगी। और जो मध्यम उद्यम है, मध्यम को कितना 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। ये थी माइक्रो, छोटे और मध्यम। तो देखिए सबसे ज्यादा सब्सिडी किसके लिए है, माइक्रो के लिए। अब देखिए, महिला, SC, ST उद्यमियों के स्वामित्व वाले MSME, देखिए महिला हो या SC हो या ST हो, तो इन क्षेत्र के उद्यमी जो, या फिर NER, हिमालयी, LWI क्षेत्र और आकांक्षी जिलों में स्थित MSME को 10% अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यानी ये जो दिए गए हैं, महिला हो, SC, ST हो या हिमालय क्षेत्र हो, इनको जो सब्सिडी दी जाएगी वो 10% एक्स्ट्रा सब्सिडी इनको दी जाएगी। अब देखिए, इसके अलावा देखिए हेड हेल्पिंग और परामर्श, हेड हेल्पिंग और परामर्श, इसके लिए 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी यानी अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा। यानी ये जो सब्सिडी है, इसके अलावा 5 लाख का अतिरिक्त अनुदान हेड हेल्पिंग और परामर्श हेतु दिया जाएगा। ये थी हमारी संशोधित शून्य दोष शून्य प्रभाव योजना। अब देखिए अगली हमारी योजना क्या है, सागरमाला योजना, और इसकी शुरुआत कब हुई 2015 में। तो देखिए सागरमाला योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना। ये किसकी है, केंद्र सरकार की योजना है। ये ध्यान रखना, ये केंद्र सरकार की योजना है। और इस योजना की शुरुआत किस उद्देश्य के लिए की गई है, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए। किसके लिए, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण। ये योजना किससे संबंधित है, बंदरगाहों का, जो बंदरगाह है उनका आधुनिकीकरण करना है। और इस योजना द्वारा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के आसपास बंदरगाहों के इर्द गिर्द प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना। जो 7,500 किलोमीटर की समुद्री तट रेखा है, तो उसके आसपास जो बंदरगाह है, उसके आसपास के सभी क्षेत्रों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके विकास को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। और इसके लिए देखिए शिपिंग मंत्रालय, केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय है को इस योजना की नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया। नोडल एजेंसी कौन सी है, शिपिंग मंत्रालय। और योजना का क्रियान्वयन PPP मॉडल, क्या है, PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। PPP का क्या मतलब, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सार्वजनिक और निजी, इन दोनों की पार्टनरशिप पर आधारित है ये योजना। मतलब दोनों का अंश है, दोनों मिलकर इस योजना को चला रहे हैं, यानी इसमें दोनों का योगदान। अब देखिए इसके कितने स्तंभ है, कुल 5 स्तंभ। देखिए पहला स्तंभ है बंदरगाह आधुनिकीकरण है, हम नए बनाना। तो बंदरगाह है उनको आधुनिकीकरण करना, यानी उनमें नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनको विकसित करना, उसके हिसाब से अपडेट करना और नए बनाना। पोर्ट कनेक्टिविटी का विस्तार करना, बंदरगाह केंद्रित औद्योगिकीकरण, तटीय सामुदायिक विकास और तटीय पोत परिवहन, ये 5 इसके स्तंभ है। और ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि इसकी शुरुआत कब हुई, 2015 में, और ये केंद्र प्रायोजित योजना है। और मंत्रालय कौन सा है, शिपिंग मंत्रालय। अब चलते हैं अगली योजना। ठीक है, ये हमारी योजना कौन सी थी, ये है सागरमाला योजना। अब देखिए यहाँ पर है सागरमाला योजना, सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम। क्या है, सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम। वो केवल सागरमाला योजना है और ये है सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम। तो देखिए ये योजना
बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय ने डिपार्टमेंट के विभिन्न प्रभागों में प्रतिभाशाली और गतिशील और आगे की ओर सोच रखने वाले युवा पेशेवरों को शामिल करने के लिए सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम नामक एक योजना लॉन्च की। किसके लिए है? युवा पेशेवरों के लिए। ये किसके लिए? युवा पेशेवरों के लिए, जो कि बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय के विभिन्न डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, ये योजना निर्णय लेने में युवाओं की सक्रिय भागीदारी देगी। अब चलते हैं भारतमाला योजना। भारतमाला योजना, इसका मंत्रालय कौन सा है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। और प्रमुख लोग यानी प्रमुख मंत्री जिसने स्टार्ट की वो कौन है? नितिन गडकरी। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 21 जुलाई 2015 यानी 8 वर्ष पहले ये योजना शुरू हुई। राजमार्ग का विकास करना, इसका उद्देश्य क्या है? राजमार्ग का विकास करना, और ये भी पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। और इसका कार्य क्या है? आर्थिक गलियारा बनाना, इंटर कॉरिडोर और फीडर कॉरिडोर बनाना। पहला क्या है? आर्थिक गलियारा, दूसरा इंटर कॉरिडोर और फीडर कॉरिडोर बनाना, राष्ट्रीय गलियारों की दक्षता बढ़ाना, सीमा एवं अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कें, तटीय बंदरगाहों को सड़कों से जोड़ना और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाना। ये सभी इस योजना के प्रमुख कार्य हैं, यानी इस योजना के माध्यम से ये सभी कार्य किए जाएंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि ये योजना कब शुरू हुई? 2015। और ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? ये आर्थिक गलियारा, ये सभी कार्य, इसके कार्य याद रखना है। और इसका मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अब देखिए, समर्थ योजना, ये किसके लिए है? ये कपड़ा क्षेत्र के लिए। ये योजना किसके लिए है? कपड़ा क्षेत्र के लिए समर्थ योजना। तो देखिए, कपड़ा क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार देना। देखिए, कपड़ा क्षेत्र में क्या है? समर्थ योजना के माध्यम से क्या है? कौशल विकसित किया जाएगा जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके। इसका टारगेट है 10 लाख को प्रशिक्षित करना, 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना, और अवधि क्या है? मार्च 2024 तक। अब चलते हैं पीएम मित्रा। तो देखिए, ये केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय, पीएम मित्रा योजना केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा यानी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा। देखिए, मित्रा का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपीयरल पार्क। देखिए, पीएम मित्र का अर्थ क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपीयरल पार्क को लागू किया जा रहा है। और पीएम मित्र पार्क एक स्थान पर एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाता है। देखिए, यह एक स्थान पर एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाता है, यानी एक ही स्थान पर जो कपड़े से जुड़े हुए सभी स्टेप होते हैं वो एक ही स्थान पर पूरे किए जाए। ये इस योजना के अंतर्गत है। जैसे कपास है, कपास से धागा, धागा से कपड़ा, कपड़े से ड्रेस वगैरह आदि, ये सभी एक ही स्थान पर होंगे। ये सभी कार्य जिससे कि लॉजिस्टिक लागत क्या हो? कम हो जाए। अब देखिए, पीएम मित्रा योजना के तहत नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए, देखिए नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थानों का चयन किया जा रहा है। ये राज्य याद रखना: तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब देखिए, वर्ष 2026-27 तक पार्कों की स्थापना की जाएगी। योजना के लिए कुल परिव्यय कितना है? 4,445 करोड़। ये तो कुल व्यय है 4,445 करोड़ रुपए, जबकि वर्ष 2023-24 के बजट में केवल 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ये प्रश्न बन सकता है कि 2023-24 के बजट में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? तो 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। पीएम मित्र पार्क को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में एक विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व केंद्र एवं राज्य सरकार के पास होगा। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की मिक्स की हुई योजना। यहाँ पर देखिए पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप, और यहाँ पर क्या दिया गया, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस योजनाओं का चलाएंगे। अब देखिए जो प्रत्येक मित्र पार्क है उसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, तो देखिए प्रत्येक मित्र पार्क में एक इंक्यूबेशन सेंटर, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस, एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट तथा अन्य टेक्सटाइल संबंधी सुविधाएं होगी, जैसे डिजाइन सेंटर और टेस्टिंग सेंटर होंगे। ये थी पीएम मित्र योजना, जिसकी शुरुआत किसके लिए की गई है, इसकी शुरुआत की गई है पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए, जैसे कि कपड़ा निर्माण संबंधी सभी गतिविधियां एक ही स्थान पर पूरी की जा सके। और इसके लिए 2023-24 में बजट कितना था, 200 करोड़ रुपए, और इस योजना पर टोटल बजट कितना है, 4,445 करोड़, ये ध्यान रखना। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित और राज्य और केंद्र दोनों क्षेत्र की योजना है। अब देखिए मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, देखिए मेक इन इंडिया एक क्रांतिकारी विचार है जिसने निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देने और बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और देश में विश्व स्तरीय विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए प्रमुख नई पहलों की शुरुआत की। देखिए इसमें मेन चीज क्या है कि इसमें निवेश को बढ़ावा देना है, और जो नवाचार है यानी नई नई तकनीकी को बढ़ावा देना, नई तकनीकी को विकसित करना, इस पर जोर दिया गया है। पहली चीज क्या है, निवेश तथा बौद्धिक संपदा की रक्षा करना, और देश में जो विश्व स्तरीय विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, यानी ऐसा बुनियादी ढांचा बनाना जिससे कि देश में विश्व स्तरीय वस्तुओं का निर्माण हो सके, यानी ऐसी वस्तुएं जो विश्व भर में प्रतिस्पर्धा कर सके, विश्व लेवल में बिक सके, ऐसी वस्तुओं का यानी क्वालिटी वाली वस्तुओं का निर्माण। तो ये पहले की गई, ये सभी पहले मेक इन इंडिया के तहत की गई। अब देखिए जो मेक इन इंडिया है, ये योजना कब स्टार्ट की गई, इसका प्रारंभ हुआ 25 सितंबर 2014। कब हुआ, 25 सितंबर 2014। देखिए इसके तहत विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। जो विदेशी निवेश है उसको भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, पहली चीज क्या है, निवेश को बढ़ाना। जितना ज्यादा निवेश होगा देश में उतनी अधिक वस्तुओं का निर्माण हो पाएगा। तो इसके लिए क्या है कि मेक इन इंडिया के तहत देश में निवेश के अनुकूल माहौल बनाया गया, निवेश के अनुकूल माहौल बनाया गया जिससे कि विदेशी निवेशक देश में आए। अब देखिए मेक इन इंडिया के कुल कितने 4 स्तंभ है, कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ। 4 स्तंभ कौन से, नई मानसिकता, नए क्षेत्र, नई अवसंरचना और नई प्रक्रिया। नई मानसिकता, नए क्षेत्र, नई अवसंरचना और नई प्रक्रिया। नई मानसिकता यानी नई नई तकनीकें खोजना, नई चीजें खोजना, और नए क्षेत्र यानी नए नए क्षेत्र विकसित करना, और नई अवसंरचना यानी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और नई प्रक्रिया करना। ये सभी मेक इन इंडिया के 4 स्तंभ है। अब देखिए इसमें 25 फोकस क्षेत्र है। कुल कितने फोकस क्षेत्र है, 25। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं कि मेक इन इंडिया के तहत कितने फोकस क्षेत्र है, तो 25, और मेक इन इंडिया के स्तंभ कितने हैं, तो 4। और देखिए इसका टारगेट क्या है, विनिर्माण क्षेत्र में जो वृद्धि दर 12 से 14% है, इसको बढ़ाकर 2022 तक जीडीपी का कितना % करना है, 25% तक लाना। देखिए ये गलत बता दिया मैंने, विनिर्माण क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो 12 से 14% तक करना प्रतिवर्ष वृद्धि दर कहाँ तक पहुंचाना, 12 से 14% तक। और दूसरा लक्ष्य क्या है, जो 16% जीडीपी में हिस्सा उसको बढ़ाकर 2022 तक कितना करना है, 25%। और तीसरा है कि 2022 तक 100 मिलियन रोजगार का निर्माण करना। तो देखिए मेक इन इंडिया में जो इम्पोर्टेंट चीजें वो मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ कि देखिए पहली ये योजना कब शुरू हुई, 2014 में, 25 सितंबर 2014 की ये योजना है।
दूसरी चीज, इसके कितने स्तंभ है? कुल 4 स्तंभ है, ये ध्यान रखें। और इसमें फोकस सेक्टर कितने हैं? 25 फोकस सेक्टर, ये ध्यान रखना। और इसका जो मुख्य टारगेट क्या है? निवेश को बढ़ावा देना, नवाचार और बौद्धिक संपदा की रक्षा करना और विश्व स्तरीय विनिर्माण ढांचा बनाना, ये इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये थी हमारी मेक इन इंडिया योजना। अब चलते हैं स्टार्टअप इंडिया योजना। देखिए इसकी लॉन्चिंग कब हुई? इसकी लॉन्चिंग हुई 16 जनवरी 2016, ये 2016 की योजना। और सरकारी मंत्रालय, इसके लिए मंत्रालय कौन सा है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसके लिए नोडल मंत्रालय जो कौन सा है जिसके द्वारा ये संचालित की जा रही है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। विभाग उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? अरुण जेटली, भारत के पूर्व वित्त मंत्री, वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण। और पहले कौन थे? अरुण जेटली, उनके द्वारा ये योजना लॉन्च की गई। देखिए इसका क्या है उद्देश्य? राज्य सरकारों की निम्न प्रतिबंधात्मक स्थितियों से छुटकारा पाना। देखिए कौन सी स्थितियां? लाइसेंस राज, भूमि अनुमतियां, विदेशी निवेश प्रस्ताव और पर्यावरण मंजूरी, चयनित स्टार्टअप को 10 करोड़ तक की मदद। यहाँ पर कितने तक की मदद है? 10 करोड़ तक। जो पहले स्टार्टअप का चयन किया जाएगा उनमें से जो जिनका चयन होगा उसको 10 करोड़ तक की सहायता दी जाएगी। और स्टार्टअप को 3 वर्षों के लिए पूंजीगत लाभ निवेश पर कर छूट, यानी 3 वर्षों तक। टैक्स से छूट कितने वर्षों तक दी जाएगी? 3 वर्ष तक। और फंड कितना है? 2500 करोड़ रुपए, ये शुरुआत के समय और वर्तमान तक, मतलब अभी इसको बढ़ाकर कितना करने का टारगेट है? 10,000 करोड़। अब देखिए पेटेंट पंजीयन शुल्क में 80% तक छूट दी जाएगी। देखिए इसमें क्या है? 10 करोड़ तक की मदद दी जाएगी। और दूसरा है कि जो टैक्स है, टैक्स पर 3 वर्ष तक छूट दी जाएगी और 80% तक पेटेंट पंजीयन शुल्क में छूट दी जाएगी, जिससे कि कोई भी अपना पेटेंट करा सके। पेटेंट में इतना खर्चा नहीं पाएगा। अब इसके कितने स्तंभ है? देखिए मेक इन इंडिया के 4 स्तंभ थे और स्टार्टअप इंडिया के कुल कितने? 3 स्तंभ। इसमें विभिन्न स्टार्टअप्स को वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना, उद्योग शैक्षणिक भागीदारी और उष्मायन प्रदान करना, सरलीकरण और हैंड होल्डिंग, ये इसके 3 आधारभूत स्तंभ है। अब देखिए ये हमने मेक इन इंडिया देखा, अब हम देखेंगे मेक इन इंडिया 2.0। चलते हैं आगे। अब देखिए मेक इन इंडिया 2.0। तो देखिए इसकी शुरुआत, देखिए अपनी शुरुआत के बाद से मेक इन इंडिया पहले ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यानी देखिए मेक इन इंडिया में कुल कितने क्षेत्र थे? उसमें थे 25 फोकस क्षेत्र थे और मेक इन इंडिया 2.0 में 27 फोकस क्षेत्र है, ये ध्यान रखना। ये इम्पोर्टेंट है कि मेक इन इंडिया में जो 1 था या मेक इन इंडिया था उसमें 25 क्षेत्र थे और 2.0 में 27 क्षेत्र है। अब देखिए 27 क्षेत्र में से 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र है, ये ध्यान रखें। जो 27 क्षेत्र है 2.0 में उसमें से 15 विनिर्माण और इसमें से 12 सेवा क्षेत्र है, ये ध्यान रखना। ये काफी इम्पोर्टेंट है। अब है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, यानी प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI। देखिए प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI स्कीम, देखिए इसे मार्च अप्रैल 2020 में बड़े पैमाने पर केवल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया। ये सबसे पहले मार्च अप्रैल 2020 में शुरू हुई, लेकिन इसके लिए तो ये सीमित क्षेत्र के लिए शामिल थी, जिसमें क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र। लेकिन बाद में 2020 के अंत में मुख्य रूप से ये योजना कब चालू हुई? जो 2020 है उसके अंत में शुरू हुई और ये उस समय कुल 10 क्षेत्रों के लिए शुरू की गई। ये योजना भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप से, देखिए ये 2020 के अंत में शुरू हुई मुख्य रूप से
और कितने क्षेत्रों के लिए? 10 क्षेत्र के लिए, 10 क्षेत्र के लिए। और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप ये योजना शुरू हुई। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2020 को 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना शुरू की, यानी 2020 के अंत में, यानी नवंबर 2020 में ये योजना शुरू की। और कितने क्षेत्रों के लिए? 10 क्षेत्रों के लिए। ये ध्यान रखना, जब शुरू हुई है 10 क्षेत्रों के लिए शुरू की थी। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, इसके लिए भारत की जो विनिर्माण क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, और निर्यात में सुधार करने, क्या है? विनिर्माण क्षमता, इसको बढ़ाने के लिए और निर्यात सुधार के लिए, विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए और निर्यात सुधार के लिए ये योजना चालू की गई। अब आगे देखते हैं। देखिए, केंद्रीय बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 साल की अवधि के लिए पीएलआई योजना के तहत 13 और क्षेत्रों को शामिल करने का उल्लेख किया, यानी 5 साल की अवधि के लिए कितने? 13 और क्षेत्र शामिल करने का उल्लेख किया है। वित्तीय वर्ष 2022 से इस योजना के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वित्तीय वर्ष 2022 में कितना? 1.97 लाख करोड़ रुपए आवंटित। अब देखिए, वर्तमान में इसमें 14 विनिर्माण क्षेत्र शामिल है। देखिए, शुरुआत हुई तब कितने क्षेत्र थे? 10। वर्तमान में 14 क्षेत्र इसमें शामिल है। देखिए, आगे देखिए, इसमें मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, ये जो योजना है किसके तहत है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत। तो योजना के अगले 5 वर्षों में लगभग 3 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय आकर्षित होने की उम्मीद है। देखिए, अगले 5 वर्षों में 3 लाख करोड़, कितना? 3 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय आकर्षित करने की, 3 लाख करोड़ का क्या है? पूंजीगत व्यय आकर्षित करने की उम्मीद है अगले 5 वर्षों में। तो ये थे इसके मुख्य बिंदु। देखिए, शुरुआत कब हुई? नवंबर 2020 में इसकी शुरुआत इसकी नवंबर 2020 में। और उस समय कितने क्षेत्र थे? 10 क्षेत्र थे। और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इसकी शुरुआत हुई, और इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना और निर्यातों में सुधार करना। 2022 में इसमें कितने लाख का आवंटित किए गए? 1.97 लाख करोड़ रुपए आवंटित। वर्तमान में इसमें 14 क्षेत्र है। शुरुआत हुई तब 10 क्षेत्र थे। अगले 5 वर्ष में 3 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय आकर्षित होने की संभावना है। ये थी हमारी पीएलआई स्कीम, यानी प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब देखिए, अगली हमारी योजना है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, यानी राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन योजना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्कीम। तो देखिए, ये योजना कब शुरू हुई? इसकी घोषणा कब हुई? 15 अगस्त 2019 को। इसकी घोषणा कब हुई? 2019 में इसकी घोषणा हुई। अब देखिए, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) परियोजना के तहत भारत में 2020 से 2025 के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर पर 111 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। पहला पॉइंट क्या है? 2019 की योजना है, और 2020 से 25 यानी 5 वर्ष, 2020 से 2025 यानी 5 वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए? 111 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और अब देखिए, इसमें देखिए, जो केंद्र
राज्य और निजी क्षेत्र की भागीदारी कितनी है? देखिए, केंद्र अनुपात राज्य अनुपात निजी। तो देखिए, केंद्र की जो भागीदारी है वो कितनी है? केंद्र का अनुपात है 39%। अनुपात जो राज्य है, राज्य का है 40% और निजी है वो है 21%। तो ये योजना क्या है? पब्लिक पीपीपी मॉडल पर है। ये भी पब्लिक प्राइवेट, क्योंकि यहाँ पर भी निजी भागीदारी आ गई। अब देखिए, सर्वाधिक व्यय किस पर किया जाएगा? सर्वाधिक व्यय ऊर्जा क्षेत्र की योजना पर। सर्वाधिक व्यय किस पर? ऊर्जा क्षेत्र की योजना पर सर्वाधिक व्यय किया जाएगा। अब देखिए, इसमें जो 100 करोड़ है उससे अधिक लागत वाली परियोजनाएं शामिल है। 100 करोड़ से प्लस वाली योजनाएं शामिल है इसमें। अब देखिए, अगला पॉइंट क्या है? इसमें ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड परियोजनाओं को शामिल किया गया। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है? नई, बिल्कुल नई परियोजनाएं, बिल्कुल नई परियोजना की शुरुआत करना और उस पर खर्च करना। और ब्राउन फील्ड का मतलब क्या? जो पुरानी परियोजना है उसका विस्तार करना, पुरानी का विस्तार करना। अब देखिए, 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट है। तो उसको हासिल करने के उद्देश्य से ये योजना, यानी 2025 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेगी ये योजना। और 9,000 से अधिक परियोजनाएं शुरू हो चुकी। अब देखिए, एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो देखिए, ये जो परियोजना है 15 अगस्त 2019 को शुरू हुई। कब हुई? 2019 में। और इसमें 2020 से 25 कितने 5 साल हो गए। तो 5 साल में 111 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाए। और इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 39%, राज्य का हिस्सा 40% यानी 40%, और निजी है 21%। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। सर्वाधिक व्यय ऊर्जा क्षेत्र पर और 100 करोड़ से अधिक वाली योजना इसमें शामिल है। तो इसका उद्देश्य क्या है? भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में मदद करना। और 9,000 से अधिक योजनाएं इसमें शामिल शुरू हो चुकी। अब प्रधानमंत्री गति शक्ति यानी पीएम गति शक्ति योजना शुरुआत अक्टूबर 2021 में। तो ये 2021 की यह योजना है। लॉजिस्टिक लागत को कम करना और संबंधित बुनियादी एवं संरचना परियोजनाओं का निष्पादन करना। इसका क्या उद्देश्य है? लॉजिस्टिक लागत को कम करना। और बुनियादी अवसंरचना तो 16 मंत्रालय को एक साथ लाया गया। इसमें 11 औद्योगिक गलियारे और 2 रक्षा गलियारे शामिल है। कितने औद्योगिक गलियारे? कितने? 11 और 2 रक्षा गलियारे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को समाहित किया गया। इसमें ये जो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन हमने अभी पढ़ा, ये किसमें शामिल की गई? पीएम गति शक्ति योजना में समाहित की गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इसको पीएम गति शक्ति में समाहित किया गया है। और इसके 6 स्तंभ है: व्यापकता, प्राथमिकता, अनुकूलन, सिंक्रनाइजेशन और विश्लेषणात्मक गतिशील। ये इसके 6 स्तंभ है। इस पर यह याद रखना कि ये 2021 की योजना है। पहली चीज 2021 की योजना है। दूसरी चीज, इसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी NIP को इसमें समाहित किया गया है। और इसमें कितने 11 औद्योगिक गलियारे और 2 रक्षा गलियारे और 6 इसके स्तंभ है। ये इम्पोर्टेंट है। ये थी हमारी उद्योग क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाएं। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ना चाहते हो, तो मेरे YouTube चैनल पर कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी में आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।